लैपटॉप में चल रहा है, पता नहीं बहुत देर से चल रहा है। तो ये कल आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता रहे थे, ठीक है। उस चीज़ को मैं आज वापस फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखो, सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। जैसे हम किसी भी ड्राइंग को हम समझा रहे होते हैं अगर, तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और उसके बाद पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है पीडीएफ? अभी पीडीएफ दिख रहा है? देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है,
इधर एक जिंक का रॉड हमने लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड है, देन एक कनेक्टिंग वायर है थ्रू ए वोल्ट मीटर। ठीक, उसके बाद इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे अहम हिस्सा है ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क पोर्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी थोड़ा डार्क पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये गेलाटिन होता है, या फिर अगर अगर का एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जेली लाइक मटेरियल है ये, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, उस पोर्स से आयंस निकल के जाते हैं इस सॉल्यूशन में। ठीक है, दोनों साइड में इसका यही काम है। यहाँ पे जो अगर अगर और गेलाटिन यूज किया था उसके लिए उसका बेसिकली यही काम है। देन इस साइड में ZnSO4 का सोल्यूशन है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है, इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिधर कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी किया जाता है, कॉपर इज टेकन एज पॉजिटिव और जो हमारा जिंक है ये नेगेटिव लिया जाता है, और एनोड नाम दिया है, देन कैथोड नाम दिया है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ दिया जाता है तो जिंक से तो जिंक जिंक क्या करता है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, हमको पता है कि माइनस से प्लस की तरफ जाने वक्त हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिलता है। ठीक, और जो करंट है वो करंट फ्लो करता है ऐसे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया और ये करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो हम कहते हैं वो है। अब देखिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ दिया जाएगा तो जिंक SO4 का ये ब्रेकआउट होगा और कॉपर SO4 ये दोनों ब्रेकआउट होंगे। मतलब यहाँ से Zn2 प्लस और हमको SO4 2 माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक, जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो ये आयंस जो है अपने ये आयंस नहीं, ये जो सोल्यूशन है ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेकआउट होगा। ठीक, अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर की ओर जा रहा है, मतलब क्या है इसका कि जो जिंक है, जिंक से हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो आयन फॉर्म होकर कहाँ जाएगा, तो इस सोल्यूशन में जाना चाहिए। तो जो रिएक्शन लिखेंगे वो रिएक्शन इस टाइप से लिखेंगे, Zn से होगा ये Zn Zn से 2 प्लस में जाएगा, प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे हमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक, इस यहाँ पे ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे एक चीज है कि इस ड्राइंग को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, मान लीजिए अगर यहाँ से लेके इसको मैं आधे आधे हिस्सों में बांट दूं, तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और इसे हम कहेंगे राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, मतलब हमारा दो हिस्सा हो गया इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, एक हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है और एक हिस्सा जहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा जिंक क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, तो इस कॉपर में जा रहे हैं। तो कॉपर में इस जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे तो देखिए इस सॉल्यूशन में जो ये आयन ब्रेकआउट हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये जो आयंस है इसको ये खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, तो जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जो इलेक्ट्रॉन्स ये जिंक से निकल के इधर जा रहे हैं, वो किसके साथ जुड़ने लग जाएंगे, तो यहाँ के कॉपर आयन के साथ जुड़ने लग जाएंगे। ठीक है, और जुड़ने के बाद
इसका इंक्रीमेंट ऑफ मास होना चालू हो जाएगा, मतलब इसका एक लेयर जमने लग जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे हमको मास देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा मास। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, यहाँ से आयंस भी निकल के बाहर जा रहे हैं, तो इसका जो है मास में डिक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा, मतलब मास घटता हुआ दिखेगा। जिंक का मास डिक्रीज करेगा और कॉपर का मास जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिक फंडा है इस केस में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उसमें चेंज क्या और कहाँ आएगा। अब देखो जिंक आयन जो है वो निकल के कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक। रॉड से, इस इलेक्ट्रोड से जिंक आयन सोल्यूशन में जा रहा है, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से जो कॉपर का आयन है वो जा रहा है इसमें, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। वो इसलिए होता है, ऐसा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जिंक के साइड में जिंक का जो आयन है इसका परसेंटेज या क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक, सोल्यूशन में। और यहाँ पे जो कॉपर का आयन है इसका क्वांटिटी घट रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इसी चीज के लिए हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इसी चीज को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। बैलेंस कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास KCl है, मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl लिया है, तो K प्लस और ये टूटेगा किसमें, Cl माइनस में। देखो ये जो सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं हम बेसिकली आयंस के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डोमिनेटिंग है, मतलब प्लस चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, तो इस जगह पे क्या रिलीज होगा, इस जगह पे Cl माइनस का आयंस बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, तो Cl माइनस का जो आयन है वो बैलेंस करेगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका पोटेशियम का आयंस वो बढ़ना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा इधर साइड में, तो इसको बैलेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का ये मेन काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाने के लिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब चार्जेस जो है वो बैलेंस रहने चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन हो सके और एक रेगुलर वे में हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन देख सके या प्रोडक्शन देख सके। तो इस वजह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काफ़ी अहम हिस्सा हो जाता है कि जो आयंस है वो सप्लाई करने का, ठीक है। तो ये जो वर्किंग है ये वर्किंग है बेसिकली हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें देखिए एक रिएक्शन और आएगा, जैसे यहाँ मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिखा है, तो यहाँ पे हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर के लिए होगा Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमको देगा Cu 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दर्शाता है, तो रिडक्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए कोई डाउट है यहाँ तक किसी को समझने में, इसको समझने में कोई डाउट है? चलिए देखते हैं क्या क्या लिखे हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इसका नाम है, ये तीनों का एक ही नाम है,
ये कहिए तीनों नाम एक ही चीज को दर्शाते हैं। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into electrical energy is called as electrochemical cell। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन से जो हीट जनरेट हो रहा है और वही हीट के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। देखिए ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हीट निकल रहा है, इसके लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हीट निकलता है वो एक्सोथर्मिक होता है। देन कंस्ट्रक्शन होगा, देयर इज अ जिंक स्ट्रिप, ये कंस्ट्रक्शन लिखा है, एक बार आप कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए फटाफट कंस्ट्रक्शन पढ़िए फिर मैं आगे चलूंगा, पढ़ के हो जाए तो यस लिखिए फिर आगे चलेंगे। हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा वर्किंग। चलिए फटाफट वर्किंग देखिए। देखिए जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स जिंक आयंस। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाता है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में, या यूं कहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन इट बिकम्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट्स एज एनोड विच इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन के वजह से यहाँ पे ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करने वाला। The electrons liberated are passed through connecting wires to the copper strip। तो इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकल रहा है वो जाता किसमें है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड में जाता है। कॉपर आयंस from the copper sulfate solution receives the electrons and gets reduced to copper atoms and gets deposited to copper strip, thus increasing the mass of the strip। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये क्या कर रहा है, तो इसके कॉपर के मास को इंक्रीज करता है, उसके मास को बढ़ाता है। ठीक है, और इस वजह से हमको यहाँ पे जिंक में मास घटता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहा है कॉपर में, जिसके वजह से कॉपर में रिडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इसका रिएक्शन इक्वेशंस है, जिंक का यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉपर का लिखा है। देन due to reduction it becomes receiver of electrons and acts as cathode which is positively charged। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस होता है, कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव चार्ज में जोड़ते हैं। देन सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। सॉल्ट ब्रिज इज अ सेमी सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट like KCl, KNO3, NH4Cl etc. in agar-agar और गिलाटिन। ठीक है, यहाँ पे जो हम सॉल्ट ब्रिज में ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। मतलब इनका सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होता है और रिएक्शन में कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये कुछ नया प्रोडक्ट ही बना के दे, ऐसा हम इलेक्ट्रोलाइट कभी यूज नहीं करते। देन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इट इज केमिकली न्यूट्रल एंड डज नॉट टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट खड़ा नहीं कर देते। The function of a salt bridge, it allows the flow of current by completing the circuit को complete करके current flow कराता है। It maintains electrical neutrality। This is the two main function of a salt bridge। ठीक है, आपको देखो एग्जाम में आपको ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप
डिफाइन कीजिए 5 नंबर के लिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें आपको इसका डेफिनेशन लिखना होगा। देखिए फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है, देन ये कंस्ट्रक्शन लिखना होगा अलॉन्ग विथ इसका ये ड्राइंग के साथ, ठीक। उसके बाद इसका वर्किंग आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा, सॉल्ट ब्रिज के बाद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपको लिखना है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखना है, और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इतना पूरा लिखेंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को लिखने के बाद। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे इसका हाफ पार्ट करके दिखाया था कि इसको अगर मैं आधा आधा कर दूं तो ये एक बीकर अलग हो जाएगा और ये एक बीकर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको, अगर जैसे देखो हम हर जगह तो ड्राइंग बना नहीं सकते, तो इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे इसको अगर हमने आधा आधा बांट दिया, ठीक, तो आधा बांटने के वक्त ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है। ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखते हैं, एक बार समझ जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा लिखना, अपने आप भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अभी इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है इसको हम डिनोट करते हैं ये ऐसा 2 लाइन से, ठीक। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज को हम इतना बड़ा जो ये कनेक्टिंग कनेक्शन दिखा रखे हैं, इसके जगह पर हमने क्या किया, ये सिर्फ 2 लाइन यूज किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जिंक है और जिंक से कहाँ जा रहा है, ये जिंक 2+ आयन में। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये मेटल से Mn+ में जा रहा है, ठीक। मतलब मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और किधर कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा है। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, M/Mn+, ठीक है, ये अब ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे पास कॉपर आयन है, कॉपर आयन यहाँ पे जो कॉपर आयन है सोल्यूशन में ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक। तो जो इन्वॉल्वमेंट है हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, Mn+/M। ये मेरा राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है वो हम ऐसे लिखेंगे। मतलब हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सिंपल जनरल इक्वेशन में लेके चले आए, ठीक। अब इसको मैं इसी टर्म में लिखूं, मान लो जिंक और कॉपर में लिखूं, तो हमको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, Zn/Zn2+, उसके बाद ये 2 पैरेलल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करते हैं, उसके बाद Cu2+/Cu। ये मेरा एक जनरल इक्वेशन तैयार हो गया, या यूं कहिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक इक्वेशन तैयार हो गया। इसके साथ साथ हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, 1 मोलारिटी के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको ये मोलारिटी चेंज होकर भी मिलेगा। चलिए देखें अब क्या है, कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सेम चीज दिया है, जिंक से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। मोलैरिटी 1 मोल है, जो सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी लिखते हैं 1 मोल। तो जिधर मेरा आयंस होगा हम आयंस के तरफ ही लिखेंगे ये 1 मोलैरिटी, ठीक है। ध्यान रखिए हम इधर इलेक्ट्रोड लिख रहे हैं और इलेक्ट्रोड के बाद ये एक लाइन खींचते हैं, डैश में स्लैश का लाइन खींचते हैं, उसके बाद आयंस लिखते हैं। क्योंकि आयंस सोल्यूशन में होगा इसीलिए हम उस सोल्यूशन का जो मोलैरिटी है उसको हम 1 मोल लेते हैं। 1 मोलैरिटी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। देन ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। जो कॉपर का आयन है इसका कंसंट्रेशन अगेन हम लिखेंगे 1 मोलैरिटी, स्लैश देने के बाद फिर से हम लिखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम रिडक्शन का नाम देंगे। देन इसमें इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। चेंज इन स्टेट इस लाइन को कहा जाता है, जो स्लैश लाइन है उसको, ये हमको बतलाता है कि यहाँ पे ये सॉलिड से
आयंस में कन्वर्ट हो गया है, इसको हम चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे। देखिए इसमें है क्या क्या। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नोन एज टू हाफ सेल। तो इसमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इधर का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड वाला, ये एक सेल है, ये एक हाफ है, और इधर का जो हिस्सा है ये एक हाफ है। ठीक है, तो हाफ कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं, जैसे ये एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये एक रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में पढ़ा है, एक्चुअल में अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो हमको ये रिएक्शन ऐसा देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, ये हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमको Zn कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा Zn 2 प्लस में, और Cu2 प्लस कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, सॉरी Cu2 प्लस कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा Cu में, मतलब कॉपर में। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल रिएक्शन है। ठीक, तो इस रिएक्शन को जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो आधा आधा बांट देते हैं, उसे हम कहते हैं हाफ सेल इक्वेशन, जो हमने 11th में रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा है। ठीक है, तो यही है वो हाफ सेल रिएक्शंस या टू हाफ सेल्स। एक है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेड एज M/Mn प्लस विथ सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, यहाँ पे जो 1.0 M लिखा गया है ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेड एज Mn प्लस सी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है जो यहाँ लिया गया है /M। टू वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज एंड कैन बी शोन बिलो, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। In above arrangement, the solution does not get heated up. The loss in energy now appears as the potential difference which is used to do the work in transferring the electrons from zinc to copper to plus ions. देखिए कहता क्या है कि इस पूरे सेल में ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन गर्म नहीं होता। ठीक, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। देखो इस जगह पे जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे सोल्यूशन है हमारा सोल्यूशन, और जो ये इलेक्ट्रोड है दोनों के बीच में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर लेना देना चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है जिसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वही चीज यहाँ जिंक में भी होगा और वही चीज यहाँ कॉपर में भी होगा। Such an arrangement is called as electrochemical cell or galvanic cell और voltaic cell। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम electrochemical cell कहेंगे। The potential difference which drives the electrons from zinc to copper 2 plus ions is called electromotive force। अब देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकल के किधर जाता है, कॉपर की तरफ जाता है। तो एक फोर्स है और वो फोर्स ही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच के इधर लेके जाता है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ द सेल। ठीक है, चूंकि सेल के लिए लग रहा है तो यहाँ पे हम EMF कहेंगे, चूंकि देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स किस पे लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कहलाता है। Then EMF value of a cell made up of such two half cells is a constant provided that the concentration of electrolyte, temperature and the pressure remains constant। तो ये कहता क्या है, तो EMF जो है हर सेल का कांस्टेंट होता है। एक जो सेल तैयार किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो डिजाइन किया जाता है, तो हर किसी में EMF वैल्यू कांस्टेंट होती है, हर किसी का अपना अपना अलग वैल्यू है। ठीक है, देन इसको आप एक बार पढ़िए पूरा, इस जहाँ तक बताया उसको आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसको आप एक बार पढ़ो फिर चलेंगे आगे।
हो गया पढ़ के? कोई डाउट है यहाँ तक? बाकी सबको देखिए, EMF of a cell is measured as the difference of potential of anode and cathode। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला हमको आगे भी मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि EMF is equals to EA माइनस EC। यहाँ पे EA क्या है? EMF ऑफ एनोड माइनस EMF नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है जो हम आगे देखेंगे। हमको ये फार्मूला पे काफी न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा गया है, EMF of a cell is measured as the difference of potentials of anode and cathode। The potential of half cell or EMF of a half cell, that is cathode or anode, is called as electrode potential। जो भी आपको बताए थे, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज the tendency of an electrode either to get oxidized or to get reduced। यहाँ पे वही चीज है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। Then electrode potentials are of two types। electrode potential दो तरीके के होते हैं। पहला तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है तो उसका क्या क्या वैल्यू है। वहाँ पे प्रेशर हमेशा 1 atm रहेगा, टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का वो 1.0 मोलैरिटी होता है। ये इसको हम कहते हैं कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या वैल्यूज रखता है। तो प्रेशर हमारा 1 atm हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो है वो 1.0 m हो जाएगा। मोलैरिटी में हम लेते हैं, मोलैरिटी में नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन नोट है यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन जिंक एटम्स आर डायरेक्टली गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉपर आयंस। ठीक है, ये जो नोट्स है, नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप देखिएगा ध्यान से। पहला क्या कहता है कि जिंक एटम से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कॉपर आयंस में जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। This means decrease in energy of the reacting system takes place, which appears as heat। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके वजह से क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा है सिस्टम से। और हमने 11th में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कि सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उसे हम नेगेटिव मानते हैं या एक्सोथर्मिक कहते हैं। Anode is a negatively charged electrode in electrochemical cell and positively charged in electrolytic cell, to be discussed later, but it will always be the oxidation electrode। ठीक है, ध्यान क्या रखना हमको, देखिए कि जब भी हम एनोड की बात करें तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। अब उसका जो माइनस और प्लस चार्ज है वो कैसे हम यूज करते हैं, तो हम आगे देखेंगे कि माइनस और प्लस चार्ज कहाँ पे चेंज होता है। The next point है, cathode is the positively charged electrode in electrochemical cell and negatively charged in electrolytic cell। देखिए दो चीज मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा जो कैथोड है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, वही चीज एनोड के साथ भी होता है। ठीक है, जैसे एनोड में क्या है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमारा नेगेटिव।
देन नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन ऑल्सो डिफाइन कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड्स एज। एनोड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड एट विच करंट इंटर्स, कैथोड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड एट विच करंट लिव्स। मैंने आपको करंट का फ्लो दिखाया था, ठीक है, डायग्राम में, कि जो करंट है वो ऐसे निकल के ऐसे जाता है, मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जा रहा है, या यूं कहिए तो कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होता है, ठीक है, एनोड से निकल के कैथोड में जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एन आयनिक सॉल्ट टू एक्ट एज ए सॉल्ट ब्रिज is that ionic mobility ease with which ions move in solution of both cations। मतलब देखो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करने का मेन मकसद ये भी होता है कि जो आयंस का जो मूव करने का कैपेसिटी है, मतलब सोल्यूशन में फ्लो करने का कैपेसिटी है, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमको बैलेंस हो सके। मैंने आपको चार्ज दिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने लग जाता है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने लग जाता है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे आयनिक सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो आयनिक सॉल्ट यहाँ लिखा है, ये आयनिक सॉल्ट यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज के रूप में, ठीक, ताकि जो आयंस है, जो आयंस रिलीज हो रहे हैं, वो आयंस फ्लो करके इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, समय भी खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में कल चालू करूंगा। अभी तक किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? देखिए आप नोट्स अगर पढ़ भी लेंगे, पढ़िए, उसके बाद अगर डाउट कुछ होता भी है तो आप कल पूछ लेंगे, ठीक है। हो सकता है तो बताने वक्त ना आए लेकिन पढ़ने वक्त आए, तो आप नोट्स एक बार गो थ्रू हो लीजिए और जो डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।